आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे आखिरकार शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में बन सकते हैं। और पिछले साल लगभग आप बात करेंगे किसी न किसी ईयर में आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने कलेक्शन किया और मॉडल पेपर के तौर पर आपको प्रश्न पत्र को प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। एक प्रकार से जिस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, जिस ढांचे में, जिस शैली में, उसको आपको बताने का प्रयास करूँगा। और जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू किया जाए वीडियो लेक्चर को। तो ध्यान रखेंगे, शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के जो है पेपर 1 के बारे में, बीए सेकंड ईयर, तो बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का क्या नाम है? आपके शिक्षा मनोविज्ञान नाम है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या नाम है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हमको इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करनी है। ठीक, इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ ले मेरे भाई। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना अधिक मात्रा में है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, मेरी तमाम सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं विभिन्न विषय वस्तु को लेकर के। उन सभी को अगर आपने नहीं देखा है तो उनके मॉडल पेपर्स को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बताए गए समस्त प्रश्न एग्जाम्स में हूबहू पूछ ही ले जाते हैं। लगातार आप देखेंगे पूछ ही लिया जाता है। अभी मैं आपके सामने हिंदी का पेपर हुआ है उसको दिखाऊंगा एक विश्वविद्यालय में, और एक विश्वविद्यालय में अभी जो है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में शायद हुआ है। महात्मा गांधी एक प्रकार से काशी हिंदू एक प्रकार से वो विद्यालय है, उसमें हुआ है सोशियोलॉजी का, उसको दिखाएंगे। सारा का सारा फंसा हुआ था, अभी आपके सामने वो अभी इसके बाद में आपके सामने लाइव प्रस्तुत होगा। ओके, ध्यान रखेंगे, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। वही मेरे भाई आप देखेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत, मतलब इस वीडियो के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र के बारे में हमको चर्चा करनी है। यहाँ पर समझेंगे बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र, ओके, यानी एजुकेशन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। ठीक, चलिए शुरू किया जाए भाई, वीडियो लेक्चर को शुरू किया जाए। प्रथम प्रश्न पत्र देखें। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र के आपके नाम क्या दिया है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या मिला आपको? शिक्षा मनोविज्ञान मिला। क्या मिला? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जैसा किसी भी विषय वस्तु को पढ़ें, अगर उस विषय वस्तु में पेपर वाइज अगर डिवाइडेड है, बीए की बात करूँ तो वहाँ पर जो पेपर का नाम होता है, पेपर के नाम को लेकर के एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न लगातार बनते हैं। ऐसा मतलब कोई भी विषय वस्तु होगा उसमें पूछा ही जाता है, तो उसके नाम को लेकर के, तो उसके नाम को लेकर के आप जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो पेपर होता था पहले 3 खंडों में बटा हुआ करता था। 3 खंडों में, खंड आ, बा और सा। अब भी 3 खंडों में आपको बटा हुआ मिलेगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में आपको केवल लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी में मेरे भाई आपको जो है एक प्रकार से ये प्रश्न मतलब लघुत्तरीय और जो है अति लघुत्तरीय पूछे जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये तमाम सारे जो है अलग अलग पैटर्न जो होंगे आप हमारे चैनल पर अभी उपलब्ध करवा रहे हैं। तमाम सारे जो पेपर्स हो रहे हैं उनके बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं, स्टूडेंट भेज रहे हैं, तो उनको मैं आपके सामने जो है प्रदर्शित करता हूं। उन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और देखेंगे। उसमें हमने बताया कि सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आ रहे हैं, तो उसको पैटर्न को आप देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। यह पैटर्न अधिकतर विश्वविद्यालय में अक्सर यही रहता है कि लगभग पहले आपके 10 प्रश्न पूछे जाते थे अति लघुत्तरीय के, और आपके 5 प्रश्न पूछे जाते, मतलब कि 10 पूछे जाते थे, 5 करने होते थे किसके? लघुत्तरीय के, और अति लघुत्तरीय के 10 के 10 दिए होते थे, 10 के 10 आपको करने होते थे। वहीं बात की जाए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, तो उनमें से 5 दिए होते थे, उनमें से केवल 2 आपको करने होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो खंड आ होगा यानी अति लघुत्तरीय वाला, इसमें आपको 10 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से हो सकता है केवल 5 आपको करने को मिले। ठीक, ध्यान रखेंगे। और आपको जो लघुत्तरीय होगा उनको 3 के तीनों करने के दिया जाए, या फिर आपको अति लघुत्तरीय 10 के 10 बोल सकता है। बात ध्यान रखेंगे, तो आप नोट जरूर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नोट लिखा रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपको सब लिखना है। लिखा रहेगा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इनमें से केवल 5 प्रश्न आप छांटेंगे, उसका उत्तर देख दीजिएगा। ठीक, तो लघुत्तरीय से आप 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके आते हैं, और जो दीर्घोत्तरीय है उससे 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होनी। चलिए शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर अपनी निगाहें को दौड़ाते हैं। देखिए सबसे पहले खंड आ। खंड आ में देखेंगे नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। कितने शब्दों में होना चाहिए? 50 शब्दों में। तो अब जो है आपको 40 शब्दों में उत्तर को लिखना होगा। कितने शब्दों में अब लिखना है? 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ रहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के जो है हमने चैप्टर वाइज वीडियो बनाया, उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान को विस्तार से समझाया है। शिक्षा और मनोविज्ञान जो होते हैं उनके अलग अलग अर्थ जो है होते हैं, और एक प्रकार से जब ये दोनों एक में समाहित हो जाते हैं तो इनका एक सा अर्थ निकलने प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा जो होती है
मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। आप कह सकते हैं पहला तो शिक्षा और दूसरा क्या, मनोविज्ञान। क्या, पहला शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। इसे सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या, शिक्षा संबंधी जो मनोविज्ञान होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ठीक, यह बातें ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का आपका उद्देश्य होता है कि ऐसे सिद्धांतों की खोज किया जाए, ऐसे तथ्यों की खोज करें जिससे क्या हो, व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त हो सके, या फिर ऐसी शिक्षण विधियों की खोज की जाए जिसके कारण से एक प्रकार से समाज, मतलब कि एक प्रकार से जो व्यक्ति हो या फिर जो स्टूडेंट हो आगे बढ़ सके, या इसी प्रकार से शिक्षण विधि में कोई सुधार करना हो तो इसका कार्य होता है। ठीक, यानी टीचिंग मेथड जो हो उसमें सुधार करने के लिए यह शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य होता है। वही बात की जाए शिक्षक को शिक्षण कार्य यानी टीचिंग जो प्रोफेशन है उसमें सहायता देता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। वही बात की जाए सांस्कृतिक और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायता पहुंचाता है शिक्षा मनोविज्ञान। आपका बालक के व्यक्तित्व का भी विकास करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे एग्जाम्स में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को भी पूछा सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। तो जिस प्रकार से एक हेड होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। क्या है, अन्योन्याश्रित है। मतलब कि ना तो बिना शिक्षा के मनोविज्ञान आप समझ पाएंगे, ना मनोविज्ञान के बिना मतलब शिक्षा समझ पाएंगे। शिक्षा में भी मनोविज्ञान का होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मनोविज्ञान में शिक्षा का होना। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो भाई शिक्षक के लिए, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। सबसे पहली बात है कि वह जो है अध्यापक जो है वह छात्रों के प्रति प्रेम रख सकता है, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार को अपनाने में। अगर अब टीचर जो है अगर ऐसे क्रियाकलाप को करना है टीचर को कि प्रेम स्टूडेंट से हो, सहानुभूति हो सके, समदर्शी व्यवहार हो सके कि सभी छात्रों को एक निगाह से देख सके टीचर, तो ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है टीचर की जो है एक प्रकार से मदद करता है, इसलिए उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। ऐसे में जो है शिक्षणकालीन टीचिंग प्रोफेशन में भी सहायता देता है और शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड में भी सुधार लाता है शिक्षा मनोविज्ञान। इस दृष्टि से यह महत्व है किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का, किसका, एक शिक्षक के लिए। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को हमने लेक्चर वाइज आसानी से सभी को बता दिया विस्तार से। तो एक एक लेक्चर पढ़ा हुआ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 लगभग 10-12 चैप्टर पढ़े हुए हैं। अधिगम, बुद्धि, लब्धि सभी को विस्तार समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर्स को देख लीजिएगा मेरे भाई, एग्जाम्स में बहुत मदद मिलने वाली है आपको। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम संप्रत्यय क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। अधिगम संप्रत्यय क्या होता है, इसको स्पष्ट कीजिए, पूछा गया आपसे प्रश्न। तो अधिगम को लेकर के हमने विस्तार से आपको सारे के सारे मुद्दों को समझा दिया गया है। अधिगम मतलब होता है क्या, सीखना। अधिगम का क्या मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है सिंपल सा सीखना। ठीक, इसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं अधिगम के, यानी सीखने के नियम बहुत सारे होते हैं जिनको कि एक प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने 3 तरीके से बांटा है। पहला बांटा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा बांटा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा बांटा है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी प्रकार से सहचर सिद्धांत भी और क्षेत्र सिद्धांत भी सीखने के सिद्धांत से ही संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप जो है ये समझ सकते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम मतलब होता है क्या, उसमें दिया कि देख लीजिएगा अधिगम के बारे में 1 घंटे का लेक्चर लगभग हमने बना दिया, उसको देखिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ कर रहा अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ रहा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है, अंतर्दर्शन सिद्धांत क्या है। ठीक, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसको भी हमने वीडियो में कहीं ना कहीं पे आपको बताया होगा, उसको जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है अंतर्दृष्टि सिद्धांत वाला। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे बात की जाए अंतर्दर्शन पद्धति या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का सबसे बड़ा जो गुण होता है वह यह होता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को क्या करे, अपने आप को समझे, ताकि वह अपने जो अंदर की जो फीलिंग्स है, अपने अंदर के जो ज्ञान है, अपने अंदर के जो विचार है, अपने अंदर का जो उसका टैलेंट है उसको समझ सके। तो एक प्रकार से यही होता है तमाम सारी चीज़ें। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा एक प्रकार से विस्तार से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या
महत्व होता है। अगर कोई चीज़ आप सीखते हैं तो उसमें अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। तो जब आप कोई चीज़ अध्ययन कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उसमें अभिप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब मोटिवेशन के कारण से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मोटिवेशन वाली वीडियो देखते हैं और घर पर के जाकर कहते हैं कि अभी हमने प्लान बनाया कि अब 4 घंटे पढ़ेंगे डेली आज से। अब 4 घंटे का प्लान बनाया आप, लेकिन एक दिन पढ़ा डेली, मतलब एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं उठे, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन फिर नहीं पढ़ा, फिर चौथे दिन मोटिवेशन आपने लिया, फिर 5वें दिन पढ़ा। इस प्रकार से मोटिवेशन जो होता है वह भाई सीखने में बहुत एक प्रकार से योगदान देता है। आगे समझते हैं सीखने के नियम लिखिए। सीखने के नियम हमने आपको बता ही दिए। सीखने के नियम के बारे में, सीखने के तमाम सारे नियम हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था सहचर सिद्धांत भी है। वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में बांटा है सीखने के सिद्धांत को। 2 वर्गों में किसी ने बांटा, जैसे कि जो है एसोसिएटिव थ्योरी और एक फील्ड थ्योरी, मतलब क्षेत्र सिद्धांत और सहचर सिद्धांत। और कहीं कहीं पर आप मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बांटा 3 तरीके से, इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, तमाम सारे सिद्धांत है, ठीक। और सूझ का सिद्धांत, ये सब भी सिद्धांत कौन है? ये सब अधिगम को लेकर के ही हैं। एक उदाहरण आता है पावलोव का शायद नियम है। पावलोव ने कहा कि एक कमरा था, वो कमरा क्या था? बंद था मेरे भाई। और जब कमरा आपका बंद है उसमें जो है 9 बंदर को अंदर बंद बैठा दिया गया, 9 बनमानुष को। उनमें से एक का नाम था क्या? एक का नाम था सुल्तान। और सुल्तान जो था थोड़ा वृद्ध था और एक टेबल उसमें रखा था और एक केला लटका दिया ऊपर छज्जे में, मतलब छत के ऊपर एक चूल्हा लटका था, उसी चूल्हे में केला लटका दिया 1 दर्जन। अब सभी बंदर उसी को लपक लपक कर कूदने लगे केला को खाने के लिए। और थोड़े मतलब कि केले के नीचे नहीं रखी थी मेज़ बगल में रखी थी। तो तमाम सब थक गए सारे बंदर और किसी को केला नहीं मिला। तो हुआ क्या, तब वो जो सुल्तान नामक बंदर था वह क्या हुआ, उस मेज़ को उठाया और उस केले के नीचे लेकर के गया, रखा। और रखने के बाद में उसको केला को पकड़ करके उतार लिया और खाया उसके अंदर बैठ के। तो यह क्या होगा? सूझ का सिद्धांत। उसको सूझा, क्या हुआ? उसको सूझा कि हाँ भाई अगर इस मेज़ को हम यहाँ पर रख देंगे थोड़ा ऊंचाई हो जाएगी और इसके कारण से पहुँच जाएंगे। तो केला खाने का एक प्रकार से, जो केला खाने के लिए जो सीखा किसने? बंदर ने। कैसे सीखा? सूझ के द्वारा सीखा। सूझ के सिद्धांत के द्वारा सीखा किसने? तो किसने देखा भाई? किसने सीखा? तो उस बंदर ने सीखा, ठीक। तो ये होता है सीख का सिद्धांत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता भी हमने आपको बता दी है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है कि जो है पर्सनली डिफरेंस व्यक्ति मान लेते हैं कि हमारे अंदर का टैलेंट कुछ और है, आपके अंदर का टैलेंट कुछ और है, हम और आप किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, यह व्यक्तिगत भिन्नता होती है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से अलग होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से अलग होता है, किन गुणों से अलग होता है, किन विचारों से अलग होता है, वही होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें। कोई व्यक्ति है मंद बुद्धि का है, कोई तीव्र बुद्धि का है, या कोई सामान्य बुद्धि का है, कोई एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बुद्धि उसके पास है, किसी के पास बुद्धि ही नहीं 1%। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, भावात्मक बुद्धि का अर्थ लिखिए। भावात्मक बुद्धि क्या होती है आपसे पूछा गया, इसके बारे में आपसे पूछा गया भावात्मक बुद्धि क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो है बुद्धि के बारे में पूछा गया। क्या कौन सा प्रश्न पूछा गया आपसे बुद्धि के बारे में? तो बुद्धि के बारे में आपसे पूछ लिया गया मेरे भाई कि बुद्धि जो है, भावात्मक बुद्धि जो है उसका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो बुद्धि के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया है। भावात्मक बुद्धि एक प्रकार से ऐसी बुद्धि जब आपके इमोशंस पर डिपेंड हो, बुद्धि ऐसी कि आपके इमोशन से आपके अंदर बुद्धि निकली हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मेरे प्यारे दोस्तों बुद्धि, भावात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो होता है आपका, उसी को सूझ सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 5वां है जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसी को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक थे एक प्रकार से बर्दीमर, कोहफा और कोलहर, एक प्रकार से इसका प्रतिपादन किया था उन्होंने, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक। इसका नाम क्या है? समग्राहति भी इस सिद्धांत को हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपको बता दिया, ठीक। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? तो B.F. स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? B.F. स्किनर। कहाँ के निवासी थे? तो यह अमेरिका के कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके।
आपसे पूछेगा किसने चूहों और कबूतरों पर क्या किया है, निष्कर्ष किया है। चूहों और कबूतरों पर निष्कर्ष निकाला है क्रिया और प्रसूत मतलब के सिद्धांत के अंतर्गत। तो किसने निकाला, स्कीनर ने निकाला। स्कीनर ने, किसने निकाला, स्कीनर ने निकाला मेरे भाई। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है विशिष्ट बालकों के प्रकार बताइए। विशिष्ट बालक के प्रकार। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विशिष्ट बालकों के कई प्रकार हैं। कोई बालक जो है ज़्यादा जो है मोटी बुद्धि का है, कोई अच्छी बुद्धि का है। तो विशिष्ट बालक कई श्रेणी में आते हैं आपके। पिछड़े बालक हो गए और एक प्रकार से तीव्र बुद्धि वाले बालक हो गए। इस प्रकार से बालकों की जो है एक प्रकार से कैटेगराइजेशन की जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तमाम प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हीं को एक प्रकार से हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। इसके श्रेणी में रखते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, खंड बा आपके सामने है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। अब इसको कितने शब्दों में, आपको 150 शब्दों में करना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में आपको इसको करना पड़ेगा। और सभी प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर अगर देगा तो यहाँ पर अथवा करके आपको 6 प्रश्न देगा, उनमें से केवल 3 करने होंगे, या फिर अब आपको सीधे मिलेगा कि 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या रही, नेचर क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए। चैप्टर 1 वगैरह आप देखेंगे तो इसमें विस्तार से आपको बता दिया गया है, उसमें आप समझ जाएंगे। अथवा अगर आपको नहीं पता तो आगे देखें, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ उन पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमने बताया। आगे देखते हैं, अगला है स्किनर। स्किनर का जो है प्रबलन का सिद्धांत बताइए। स्किनर का प्रबलन का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। स्किनर जो थे उनके प्रबलन के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। स्किनर भाई, कौन, स्किनर। और स्किनर का पूरा नाम क्या है, BF स्किनर इनका पूरा नाम है। कहाँ के थे निवासी, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कौन भैया, कौन, तो आपके स्किनर महोदय। तो प्रबलन सिद्धांत इनके बारे में पूछ रहा है, प्रबलन का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। आगे अगर आप प्रश्न आपको नहीं पता होता तो आप लिख दीजिए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट कर दी, इसको पढ़ लीजिएगा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या होता है। ठीक, अगर या फिर आपकी बुक्स वगैरह में ना मिले तो आप गूगल करके इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। बुद्धि परीक्षण के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। बुद्धि को लेकर के एक फार्मूला हमने आपको बताया होगा, जब बुद्धि चैप्टर हमने पढ़ाया था। बुद्धि चैप्टर में हमने आपको बताया था, पूरा का पूरा फार्मूला बताया था किस प्रकार से जो है बुद्धि लब्धि हम निकालते हैं। बुद्धि लब्धि यानी IQ अगर निकालना है आपको, सबसे पहले मानसिक आयु ऊपर लिखेंगे। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, यानी IQ बराबर MA बटे क्या होता है आपका शारीरिक आयु। ठीक, मतलब कि क्या होता है जो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। मतलब कोई व्यक्ति जो है अगर उसकी IQ निकालना है, मान लेते हैं वह 10 साल का है, कोई व्यक्ति 10 साल का है, लेकिन उसकी मानसिक एज मतलब कि वह 5 साल के बच्चों की तरह व्यवहार करता है, वह 5 साल के बच्चों की तरह व्यवहार करता है, तो उसका IQ लेवल कितना है, ध्यान रखिए। 5 साल क्या है, मानसिक आयु उसकी होगी 5 साल, और 10 आपका क्या हो गया भाई, शारीरिक आयु हो गई। और वहीं पर गुणे कितने करेंगे, 100 से कर लेंगे गुणा, तो 0 से 0 कटा, यहाँ पर 100 से गुणा करें 50, उसका IQ लेवल कितना है 50। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति अपने से आधे अपने से आधे मेरे भाई, जब भी कोई व्यक्ति अपने से आधे अगर एक प्रकार से अपने से आधे IQ लेवल का होता है, मतलब अपने से एक प्रकार से आधे मानसिक आयु का होता, तो उसकी आयु के लेवल लगभग 50 जो है होती है। ठीक, ध्यान रखें इस बात को। जैसे अगर इस पर और एक प्रकार से मैं और एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे कोई व्यक्ति मान लेते हैं 20 साल का है और उसकी कितनी मानसिक आयु कितनी है, 10 है, मानसिक आयु 10 है, तो गुणे कितने करेंगे हम, यहाँ पर 100 कर दीजिएगा, 0 0 कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, मतलब कि 50 यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो एक प्रकार से उसकी आयु की लेवल कितनी होगी, 50। आगे देखते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के बारे में आप उस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं। अथवा करके दिया है मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि क्या होती है, मानसिक आयु क्या होती है और बुद्धि लब्धि क्या होती है। IQ और मानसिक लेवल में यहाँ पर संबंध भी बता दीजिएगा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ठीक, तो इसमें मानसिक आयु के बारे में आप बता सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य वगैरह के बारे में आप उद्देश्य तमाम सारे पूछे सकते हैं कभी कभी, तो इसको आप बता दीजिएगा। ठीक, मानसिक आयु के बारे में। मानसिक आयु मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है कि 20 साल का है, उसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये मानसिक आयु का ही खेल है। ओके,
आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न देखें, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। क्या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा विस्तार से, व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व के बारे में शायद हमने आपको बताया है कि नहीं बताया, हमें भी ध्यान नहीं है। तो व्यक्तित्व जो होता है एक प्रकार से, जिसको आप अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है मेरे भाई। और व्यक्तित्व एक प्रकार से हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होता है अलग अलग प्रकार से होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व को एक व्यक्ति है आल्प्रोट, और वह आल्प्रोट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मन दैहिक गुणों का क्या होता है, गयात्मक संगठन होता है, जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ट्रेबर महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गयात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे यह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। इस प्रकार से बताया। इस प्रकार से बात की जाए अगर अपने शब्दों में, तो व्यक्तित्व मेरे भैया, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण मतलब कि सारा का सारा संपूर्ण व्यवहार जो हो, संपूर्ण प्रतिमान हो, जो एक व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व जो होता है एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का क्या करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। तो व्यक्तित्व के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विशिष्ट बालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, इनके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने को बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है आपसे, प्रतिभावान बालकों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम पर प्रकाश डालें कि एक जो प्रतिभा संपन्न बालक होता है, मतलब कि तेज तर्रार बालक, क्लास को सबसे तेज लड़का होता है, उसके लिए एक प्रकार से प्रतिभावान बालकों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम, उसके लिए एक प्रकार से विशेष प्रकार से सब बच्चों से अलग प्रकार की कोई पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। इस बारे में आपको प्रकाश डालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंडसा आपके सामने आ गया। खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब पूछा जाता है इससे। अब यहाँ पर पहले किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने होते थे, लेकिन अब नहीं करने। 5 शब्दों में अब नहीं लिखना है, अब 400 शब्दों में आपको लिखना है। और कितने प्रश्न करने होंगे, 1 प्रश्न लगभग आपके करने होंगे, ध्यान रखेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपका ऐसे पूछेगा कि उपनिषदों के मनोवैज्ञानिक में शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए। निहितार्थ मतलब क्या क्या उसमें निहित अर्थ हैं जिसके कारण से शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। तो उपनिषदों के मनोविज्ञान में शैक्षणिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो। अगला है शिक्षण को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शिक्षण को परिभाषित करते हुए उसके जो विभिन्न प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में पूछ रहा है आपसे एग्जाम्स में। ओके, आगे देखते हैं। बुद्धि के स्वरूप एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट जो दिया है, क्या दिया है अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट कि पिछड़े हुए बालक से आपका क्या अभिप्राय है, पिछड़ेपन के उपचार का क्या कारण है। आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, तो पिछड़े हुए बालक से क्या आपका मतलब होता है, क्या अभिप्राय है, पिछड़ेपन के उपचार का उनका क्या क्या चीज़ें करें ताकि वह पिछड़ा जो बालक है वह अच्छे बालक यानी सामान्य बालक की कैटेगरी में आ सके। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम से आप लोग याद कर लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे, आपका क्या नाम है द्वितीय प्रश्न का, शिक्षा विचार मतलब शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे हम मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।